ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 19। चैप्टर 19 क्या है हमारा? ड्यू डिलिजेंस। हमें पता है कि जो सब्जेक्ट है उसमें जो 3 टर्म्स हैं, तो उसका एक टर्म है ड्यू डिलिजेंस। और ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है? देखो, 2 टर्म्स आते हैं इसमें। एक तो होता है एनालिसिस और एक होता है रिस्क असेसमेंट ऑफ एनी इम्पेंडिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी एक कंपनी है, वो किसी ट्रांजैक्शन में एंटर करने वाली है। इम्पेंडिंग का मतलब है अभी एंटर किया नहीं है, वो एंटर करने वाली है, अभी वो ट्रांजैक्शन पेंडिंग है। तो हम किसी ट्रांजैक्शन में एंटर करने से पहले उसको प्रॉपर इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, उसमें कितनी रिस्क है, वो रिस्क वगैरह हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, जैसे आप कोई कोर्स भी लेते हो तो ऐसे तो नहीं है कि बस ठीक है इसका नाम अच्छा लग रहा है तो हम इस कोर्स में एंटर कर लेते हैं। आप पूरा चेक करते हो। आप सीएस में भी एंटर करके आए हो तो आप पूरा देख कर आए होगे ना कि इसमें क्या काम होता है, एक्चुअली कितने लेवल्स हैं, क्या टाइप का स्टडी मटेरियल है, आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, आपको काम क्या करना पड़ेगा आगे जाके, रिस्क कितनी है इसमें। तो हम वो सब कुछ चीजें चेक करने के बाद ही एंटर करते हैं। ठीक है, या हम अगर घर खरीद रहे होते हैं, या हम कार खरीद रहे होते हैं, मोबाइल फोन भी खरीद रहे होते हैं बेसिक सा, तो उसमें भी हम इतनी रिसर्च करते हैं कौन सा मॉडल अच्छा रहेगा, कितनी रैम है। तो बेसिक बेसिक कोई सा भी आप ट्रांजैक्शन करो, उस ट्रांजैक्शन में एंटर होने से पहले आप इवैल्यूएशन करते हो, कितनी रिस्क है वो चेक करते हो। ऐसे रैंडमली आप आग बंद करके ट्रांजैक्शन नहीं करते। इवन अगर हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, अगर हम लोग क्लोथ्स भी खरीद रहे होते हैं, तो भी हम कितना कुछ चेक करते हैं कि वो हमारे साइज में है, कलर कैसा है, फैब्रिक कैसा है, फिटिंग कैसी आएगी। तो यहाँ पर भी हम देखने वाले हैं कि जब एक बिजनेस है, वो बिजनेस या हम कह सकते हैं कोई कंपनी, वो भी कोई ट्रांजैक्शन में एंटर करने वाली है तो वो ऐसे तो नहीं कर लेगी। वो जिस भी ट्रांजैक्शन में एंटर करने वाली है उसका प्रॉपर वो क्या करेगी? इवैल्यूएशन करेगी, चेक करेगी, रिस्क वगैरह कितनी है उसमें, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और उसके बाद उसको लगेगा हाँ कि काफी एडवांटेजेस हैं, प्रॉफिट के काफी चांसेस हैं, तब वो एंटर करेगी। अगर उसको लगता है कि नहीं यार बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, तब वो ऑब्वियसली उसमें एंटर नहीं करेगी। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे कोई एक कंपनी है, वो किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर करने वाली है। आपने चैप्टर पढ़ा होगा टेक ओवर। तो अगर एक एबीसी लिमिटेड है, वो पीक्यूआर लिमिटेड को हम कह रहे हैं अक्वायर कर रही है, तो वो अक्वायर कर रही है, इतना अपना पैसा लगा रहे हैं उसमें, तो वो चेकिंग करेगी ना पहले कि क्या वो बी कंपनी, जो सेकेंड वाली कंपनी है, वो केपेबल भी है या वो केपेबल नहीं है। हम उसे पैसा लगाए, मान लो अपना पैसा डूब जाए, या हम उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस कंपनी में इतने सारे केसेस पेंडिंग है कि हमने टेक ओवर करने के बाद बिजनेस तो किया नहीं, अपना सारा टाइम ट्राइब्यूनल और कोर्ट में बिता दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप अक्वायर कर रहे हो तो भी आप ड्यू डिलिजेंस करवा सकते हो। अगर आप किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर या अमालगमेशन कर रहे हो तो भी आप डीडी करवा सकते हो कि जो सामने वाली कंपनी जिसके साथ में अब हम काम करने वाले हैं, क्या वो जो है वो सही है या वो सही नहीं है, कि हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें, हम उसके साथ मर्ज हो जाएं और आगे जाके पता चले हम फंस गए, हमारे लॉसेस होने लग गए, वो कंपनी ही सही नहीं थी। ठीक है, तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जैसे कोई इन्वेस्टर है, अगर कोई पर्सन किसी कंपनी में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, लेट्स से वो 5% या 6% या 10% के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या मान लो 1 या 2% का भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो भी काफी ज्यादा होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी की डीडी करवाना चाहता हो। ठीक है, उसको पता होना चाहिए ना, मैं जिस कंपनी का इतना बड़ा इन्वेस्टर हूं, मतलब इतना बड़ा मैं शेयर होल्डर बनने वाला हूं, क्या वो कंपनी मेरे पैसे की ग्रोथ करवा भी पाएगी या मेरा पैसा डूब जाएगा, या वो कंपनी कंप्लायंट भी है या वो नॉन कंप्लायंस में बैठी रहती है, या उस कंपनी में कोई फ्रॉड्स वगैरह तो नहीं हो रहे हैं। तो वो उस कंपनी के बारे में उस इंफॉर्मेशन को जानना चाहता है, तो वो उस कंपनी का इन्वेस्टमेंट से पहले क्या करवा सकता है? ड्यू डिलिजेंस करवा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो भी क्या करते हैं? कंपनीज वगैरह को लोन्स देते हैं और बहुत बहुत वैल्यू के लोन्स देते हैं। तो वो भी क्या कर सकते हैं? लोन एक्सेट्रा देने से पहले उस कंपनी का ड्यू डिलिजेंस करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, नॉर्मली कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन एनसीए की वेबसाइट पे या कंपनी की खुद की वेबसाइट पे हमें मिल जाती है, लेकिन ड्यू डिलिजेंस जो होती है ना, उसमें हम जो ऑलरेडी पब्लिक में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे एक्स्ट्रा जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर हमें पब्लिक वाली इंफॉर्मेशन देखनी होती है तो वो कोई भी देख सकता है, उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें इन डेप्थ ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए
जो पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, पब्लिक को नहीं पता है, जैसे इन्वेस्टर है या अक्वायरर कंपनी है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो ड्यू डिलिजेंस में वो कंपनी के साथ मिलेंगे, कंपनी के साथ मीटिंग्स करेंगे, कंपनी के साथ नेगोशिएशन करेंगे, तो कंपनी उनको बोलेगी कि हाँ आप हमारी चेकिंग कर सकते हो, तभी वो करेंगे, ठीक है। तो यानी ये चीज याद रखना कि जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे कई ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो सबको नहीं पता है वो इन्फॉर्मेशन वो जानेंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि उनको वो डिसीजन लेना है या उनको वो डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। चलो, तो ये तो हमने देख लिया ड्यू डिलिजेंस का मीनिंग क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं ड्यू डिलिजेंस के ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। तो हमें सारे के सारे जो भी इंफॉर्मेशन मटेरियल है यानी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमें वो पता चल जाएगा। कंपनी के स्वॉट, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स क्या हैं हमें वो पता चल जाएंगे। कंपनी जो है उसके ऊपर कौन कौन सी कंप्लायंस एप्लीकेबल है, कौन कौन से लिटिगेशंस वगैरह चल रहे हैं, हमें ये सब के बारे में भी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन मान लो कंपनी फ्यूचर में करने वाली है, देखो पास्ट वाले तो हमें सब पता होता है पब्लिक में ऑलरेडी, लेकिन फ्यूचर में क्या काम करने वाली है कंपनी, उसका फ्यूचर की क्या प्लानिंग्स हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, वो सब चीजें भी हमें पता चल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा अब जो दो पार्टीज हैं अगर आप उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जान लोगे तो आपको एक ट्रस्ट फैक्टर भी डेवलप होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अब मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है, आपको कुछ चीजें पता ही नहीं होगी तब हमेशा शक करते रहोगे, यार ये ऐसा तो नहीं है, ये वैसा तो नहीं है, तो उस वाले रीजन का भी वहां पे खत्म हो जाएगा कि आपका एक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गई है तो जो आपकी बार्गेनिंग पावर है वो भी स्ट्रांग हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, मान लो आपको कोई एक पेयर ऑफ पैंट्स है या शूज है आपको बहुत पसंद आए, ठीक है, लेकिन वो काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड आपको लग रहे हैं और आपको उसमें हल्का सा कहीं डिफेक्ट दिख गया, ठीक है, मान लो वो जो पैंट है वो फटी हुई है कहीं से या उस पर कुछ स्पॉट हो रखा है, तो आप उसमें क्या बोल सकते हो कि ये डिफेक्टेड पीस है ना, और आप हमें कम प्राइस पे देते हो। तो जितनी वो प्राइस उसने कोट की होगी अगर उसको लगेगा कि हाँ ये एक्चुअली डिफेक्टेड है तो वो आपको कम प्राइस पे भी वो दे देता है। अगर आपने प्रॉपर चेक नहीं करा, आप ऐसे ही बस उठाकर ले आए, फिर आपको घर जाके पता चलता है कि वो शिट ये तो डिफेक्टेड पीस है, फिर आप लेके जाओगे तो कुछ कुछ लोग अच्छे होते हैं रिटर्न कर देते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग क्या होता है अड़ जाते हैं कि नहीं आप घर लेके गए हो, हमने जब आपको दिया था तब तो डिफेक्टेड नहीं था, आपने घर जाके कुछ किया है। तो इसीलिए अगर आपने वो पहले वहीं पर ही चेक कर लिया तो आपको एक तो पता चल जाएगा कि उसमें क्या रिस्क है, क्या डिफेक्ट्स है, ठीक है। और दूसरा अगर आपको लगता है कि ठीक है इतना डिफेक्ट हम हैंडल कर सकते हैं तो वो आप लेके आ सकते हो, लेकिन आपकी बार्गेनिंग पोजीशन बेटर हो जाएगी, यानी आप जितना प्राइस नॉर्मल पे कर रहे थे आप उससे कम पे करोगे तो भी वो बंदा जो सेलर है वो मान जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो डिफेक्टेड है, ऑब्वियस सी बात है। सिमिलरली यहाँ पर भी मान लो कि जो एक कंपनी अक्वायर कर रही है और जो दूसरी कंपनी है जो जिसको वो अक्वायर कर रही है, तो जो सेकंड कंपनी है ना बहुत सारे केसेस चल रहे हैं उसमें, उसने बहुत सारे नॉन कंप्लायंसेस कर रखे हैं तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो जो अक्वायरर कंपनी है वो क्या बोल सकती है कि आपको अक्वायर करने के बाद भी तो हमें कितना सब कुछ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, आपका मैनेजमेंट कितना खराब था, आपने कितने नॉन कंप्लायंस कर रखे हैं, हमें पेनल्टीज वगैरह भी देनी पड़ेंगी। तो जो कंपनी होगी टारगेट कंपनी, वो टारगेट कंपनी जो है वो जो परचेज कंसिडरेशन आपसे लेगी वो कम ले लेगी, तो आपकी बार्गेनिंग पोजीशन भी वहां पे क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो ये सब हम क्या कह सकते हैं, आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अगर आप ड्यू डिलिजेंस कराते हो, और अल्टीमेट जो आपका बेनिफिट है आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको उस ट्रांजैक्शन में एंटर करना चाहिए या आपको उस ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं करना चाहिए, तो आपको वहां पे ये चीज भी पता चल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं स्कोप। स्कोप का मतलब है आप कौन कौन से एस्पेक्ट्स चेक करने वाले हो जब आप ड्यू डिलिजेंस करोगे। तो अब देखो हम क्या क्या चेक करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक, आप एक तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स चेक कर लोगे और आप एक सारे के सारे नॉन फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल में क्या आ जाएगा, जितने भी आपके असेट्स हैं, जितने भी आपके लाइबिलिटीज हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो सब कुछ आप चेक कर लोगे। असेट्स में भी आप सब कुछ चेक करोगे, फिजिकल असेट्स, फाइनेंशियल असेट्स हो गए, जो गुडविल, इंटैंजिबल, आईपीआर,
ये सारे असेट्स हैं, आप वो भी चेक कर लोगे। देन आपके कौन से क्लेम्स हैं, हो सकता है आपके ऊपर केसेस हो रखे हो, आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आ रखी हो, पेनल्टीज आ रखे हो, या कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर्स आ रखे हैं, आपने पेमेंट नहीं किया हो, कॉम्पनसेशन वगैरह, तो वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि हमारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, कि इंडिया में तो सब कुछ बढ़िया है, पर इंटरनेशनल जो आपने ट्रांजैक्शंस कर रखे हैं वहां पर आपने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं, बाहर आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। या हम लोग देखते हैं डबल टैक्सेशन का जो इश्यूज वगैरह आते हैं, वो सब कुछ, तो इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर, ये सारे के सारे चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा हमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों टाइम फ्रेम्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर हम लोग ड्यू डिलिजेंस करेंगे। तो ये सारी चीजें जिसके बारे में आपको रिसर्च करनी है, एनालिसिस करना है व्हाइल कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे कि अगर आप डीडी कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव, कि आप ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हो। आपको टेक ओवर करना है, आपको मर्जर करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको लोन देना है, क्या काम क्या करना है, आपको जॉइंट वेंचर में एंटर करना है। जो भी आपका गोल है वो आपको पता होना चाहिए, और आप उस गोल से रिलेटेड ही तो आप इंफॉर्मेशन मांगोगे, ठीक है। तो वो आपको बिगिनिंग में पता होना चाहिए कि मैं जो ये डीडी कर रहा हूँ वो टाइम पास के लिए कर रहा हूँ कि मुझे एक्चुअली कुछ काम है, मैं इसीलिए ड्यू डिलिजेंस कर रहा हूँ। तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करोगे, पूरी प्लानिंग करोगे। देखो, कोई भी काम है, चाहे आप ऑडिट ले लो, चाहे कल हमने पीयर रिव्यू के बारे में बात की थी, आप कुछ भी काम ले लो, आपको प्लानिंग तो उसमें करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो आप किस तरीके से डीडी करने वाले हो, क्या चीजें चेक करने वाले हो, क्या इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, किस तरीके से आपको डिस्कशंस करने चाहिए, वो एक्सेस किसको प्रोवाइड करेंगे, तो वो सब चीजें आप पहले से प्लान कर लो कि आपको वो किस तरीके से कंडक्ट करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है नेगोशिएशन फॉर टाइम। अब देखो, ऑब्वियसली बात है कि आपको डीडी करनी है, ठीक है। तो आप सामने वाली जो कंपनी है उसमें जाओगे, आपको जाने की जरूरत पड़ेगी, आपको रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, इन सब का एक्सेस चाहिए, आपको एम्प्लॉय से भी बात करनी होगी। तो ऐसा नहीं है ना कि हम मुंह उठा के कभी भी पहुंच जाएंगे, उनकी कोई मीटिंग चल रही है या उनकी कभी छुट्टी है, आप ऐसे ही उठ के पहुंच गए, तो ऐसा मत करना। आपको उनके साथ टाइम का नेगोशिएशन करना है कि जब वो भी फ्री हो और जब आप भी फ्री हो, तभी तो वो भी आपकी हेल्प कर पाएंगे और आप भी प्रॉपरली क्या कर पाओगे, रिव्यू कर पाओगे। तो आप दोनों क्या करो, नेगोशिएट करो कि टाइम के अकॉर्डिंग कि दोनों कब फ्री हो, और फिर उस अकॉर्डिंग उस टाइम फ्रेम में आप क्या करोगे, ड्यू डिलिजेंस करोगे, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है, रिस्क मिनिमाइजेशन। अब देखो, कुछ एरियाज होते हैं जो काफी हाईली रिस्की एरियाज होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं जहां पर उतनी ज्यादा रिस्क नहीं होती है। तो आपको ट्राई करना है कि कौन कौन से एरियाज में ज्यादा रिस्क होती है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि काफी रिस्की होते हैं। इसके अलावा कोई क्रिमिनल मैटर्स, मान लो इनसाइडर ट्रेडिंग वाले मैटर्स हैं, वो रिस्की हैं। आरपीटीज बहुत रिस्की हैं। तो जो आपको लग रहा है जो भी रिस्की एरियाज हैं, फाइनेंशियल कोई फ्रॉड वगैरह, तो आप ये ट्राई करो कि कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत रिस्की हैं, आप उनको डबल चेक करो, डबल वेरीफाई करो। तो आप पहले से ही प्लान करके रख लो कि यार ये हाईली रिस्की एरियाज हैं, यहाँ मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद में इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। अब देखो, हम अगर किसी इंसान से उसके बारे में ही पूछते हैं तो वो अपनी गलतियां उतना जल्दी नहीं बता पाता है। मान लो बता भी देगा तो वो हम कह सकते हैं कि 100% तो अपने पोल पट्टी नहीं खोलेगा। लेकिन अगर हम उसके बारे में किसी एक्सटर्नल पार्टी से पूछे जो उसके कॉन्टैक्ट में है या उसको जानती है, तो उससे भी हम इंफॉर्मेशन जान पाएंगे। तो एक कंपनी के कंसर्न में आप जो भी उसके कस्टमर्स हैं उनसे बात कर सकते हो, जो भी उसके एम्प्लॉयज हैं उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। या जो उसके बिजनेस पार्टनर्स हैं आप उनसे भी बात कर सकते हो। तो आप एक्सटर्नल पार्टी से भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। अब देखो, हो सकता है कुछ एक्सटर्नल लोग ऐसे हो जो अफवाहें फैलाते हो, र्यूमर्स, तो वो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सा फैक्टर कौन सा र्यूमर है, ठीक है। तो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो लेकिन अपना दिमाग भी यूज करना है फिर वहां पे। और इसके बाद में क्या बोला, स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये एक बार जब ये पूरा डीडी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी जो हमने डीडी के प्रोसेस में कलेक्ट की है, अब ओरली तो हम नहीं बताएंगे ना, तो वो हमें कैसे बतानी है, राइटिंग में एक प्रॉपर फॉर्मेट बना के। अच्छा, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि जो भी पर्सन है जो ट्रांजैक्शन में एंटर करने वाला है वो ड्यू डिलिजेंस करवाएगा। किसकी करवाएगा, जिस भी जो सेकेंड वाली पार्टी है, सेकेंड वाली कंपनी है जिसके साथ उसको ट्रांजैक्शन करना है,
उसकी वो ड्यू डिलिजेंस करवाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा दो पार्टीज हैं, पार्टी नंबर 1 एंड पार्टी नंबर 2। तो मान लो अगर ये अक्वायरर है और ये हमारी टारगेट कंपनी है, तो अक्वायरर क्या करवाएगा, डीडी करवाएगा। किसकी करवाएगा, टारगेट कंपनी। अब डीडी करवा तो रहा है, क्या वो खुद करेगा, क्या ये कंपनी खुद जाके सब कुछ चेक करेगी, किससे करवाएगी। तो जनरली ये लोग जो है वो ड्यू डिलिजेंस किससे करवाते हैं, प्रोफेशनल से। और प्रोफेशनल भी स्पेशली कौन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज। देखो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, उनको हर एक एरिया के बारे में नॉलेज होती है। सीए से भी करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन सीएस से भी करवाया जाता है, बिकॉज सीएस को कंप्लायंस के बारे में भी नॉलेज होती है और अकाउंटिंग के बारे में भी नॉलेज होती है। ठीक है, तो सीएस से जनरली ये लोग क्या करवा लेते हैं, ड्यू डिलिजेंस करवा लेते हैं। तो अभी हमने बात की कि सारी डीडी करने के बाद आपको जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है वो एक रिपोर्ट में प्रिपेयर करके सबमिट करनी है। तो जो भी प्रोफेशनल ड्यू डिलिजेंस कर रहा है, एग्जाम्पल सीएस, वो क्या बना के देगा, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बना के देगा। और किसको सबमिट करेगा, वो जिसने भी डीडी करने के लिए उसे बोला गया। ठीक है, तो यहां पर रिपोर्टिंग भी इस तरीके से हो जाएगी। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है स्टेजेस और प्रोसेस ऑफ ड्यू डिलिजेंस। अब जैसे अपना ऑडिट था, तो हम लोग पढ़ते हैं कि ऑडिट में भी स्टेजेस होती हैं, वैसे ही पीयर रिव्यू में भी स्टेजेस होती हैं। तो अब यहाँ पर भी स्टेजेस होंगी। यहाँ पे जो आपका डीडी का प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहले प्री डिलिजेंस, देन एक्चुअल डिलिजेंस और इन पोस्ट डिलिजेंस। हम ऑडिट में प्लानिंग बोलते हैं ना, यहाँ पर इसने प्लानिंग को क्या बोल दिया है, प्री डिलिजेंस। ऑडिट में हम लोग एग्जीक्यूशन बोलते हैं, यहाँ पे वो क्या हो गया, डिलिजेंस। और उसके बाद में लास्ट में क्या हो गया, डिलिजेंस के बाद में आपको क्या काम करना है अभी हम देखेंगे, दैट इज पोस्ट डिलिजेंस। ठीक, अब डिलिजेंस यानी एक्चुअल चेकिंग, एनालिसिस, असेसमेंट करने से पहले आप जो भी काम करोगे वो किस में आ जाएंगे, हमारे प्री डिलिजेंस में आ जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, साइनिंग ऑफ 2 डॉक्यूमेंट्स, एक है हमारा लेटर ऑफ इंटेंट और एक है हमारा नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। देखो एनडीए तो हम जानते हैं, नॉन डिस्क्लोजर हमने बहुत बार एक कंसेप्ट पढ़ा है, कॉन्फिडेंशियलिटी। और अभी हमने बिगिनिंग में बात की थी ना कि जब भी आप डीडी का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो तो आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो नॉर्मली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। और वो इंफॉर्मेशन फिर कौन सी होगी, ऑब्वियसली बात है कॉन्फिडेंशियल होगी। तो अब आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जो कि कॉन्फिडेंशियल है, तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको क्या साइन करना होगा, एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। दोनों पार्टीज के बीच में एक अग्रीमेंट साइन होगा और जो डीडी करवा रहा है वो सेकेंड वाली पार्टी को क्या कंफर्म करेगा कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन अक्वायर की है इस प्रोसेस के थ्रू, मैं वो इंफॉर्मेशन को किसी भी पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या साइन करना है, बिगिनिंग में ही नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट आपको साइन कर देना है। अच्छा, इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है, दैट इज लेटर ऑफ इंटेंट। देखो कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, फालतू होते हैं। ठीक है, उनको क्या लगता है, जैसे हम लोग जाते हैं विंडो शॉपिंग करने के लिए, तो विंडो शॉपिंग में हमारा पहले से हमारा माइंडसेट होता है ना, कुछ खरीदना नहीं है, ठीक है, टाइम पास करने के लिए जाते हैं, देखेंगे और वापस से आ जाएंगे। ठीक है, खरीदना नहीं है। तो कुछ कुछ जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, वो इतने चंट होते हैं कि उनको समझ में आ जाता है शक्ल देख के और हमारे एक्शंस देख के कि यार इसको खरीदना नहीं है, तो वो हमें ना इतना कुछ दिखाते ही नहीं है। और किसी किसी का समझ में आ जाता है कि यार इसको एक्चुअली खरीदना है, तो वो इंटरेस्टेड भी होते हैं दिखाने के लिए। क्यों वो ऐसा करते हैं, बिकॉज उनको पता है खरीदना तो उसको वैसे नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट करेगी, तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है ना कि कुछ कुछ लोग जो आ रहे हैं उनका इंटेंशन वो ट्रांजैक्शन में एंटर करने का नहीं है। ठीक है, अब यहाँ ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े लोग हैं तो वो टाइम पास के लिए तो नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि वो कुछ ऐसे इंटेंशन से आ रहे हो कि उनको फ्रॉड करना हो, या वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, मे बी वो इंफॉर्मेशन आपके कॉम्पिटिटर्स को लीक कर दें। ठीक है, तो मेन यहाँ पर क्या हो सकता है, जो लोगों को खरीदना नहीं है या ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं करना है, वो आपकी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन जानने के लिए वो आपसे झूठ बोल रहे हैं कि हमें वो ट्रांजैक्शन करना है, कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या हमें मर्जर करना है आपके साथ में, वो सारी चीजें, या हमें ज्वाइंट वेंचर में एंटर करना है। तो इसीलिए आप कंपनी है, अब ठीक है, उसको लगेगा कि यार हमारे साथ जेवी करना चाहता है, हम भी इंटरेस्टेड हैं, तो हम क्या करते हैं, इनके साथ में इनको डीडी करने के लिए अलाउ कर देते हैं। हमने सारी अपनी इंफॉर्मेशन बता दी और वो उस इंफॉर्मेशन का यूज करके मान लो जेवी तो नहीं कर रहे हैं, खुद ही क्या कर लेते हैं, अपना
अलग से जो आपका आइडिया था वो चुरा कर और अपना बिजनेस ओपन कर लेते, तो गलत बात है ना। तो इसीलिए हम क्या साइन कराते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट। उसमें क्या होता है कि जो भी पार्टी है, लेट्स से पार्टी ए है, अगर वो पार्टी बी के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने वाली है जिस इंटेंशन से वो डीडी करवा रही है, लेट्स से जॉइंट वेंचर, तो हम उस ए पार्टी को क्या बोलेंगे कि आप हमारे साथ में लेटर ऑफ इंटेंट साइन करो और उसमें अब हमें लिख कर दो कि आपका इंटेंशन जॉइंट वेंचर में एंटर करने का है, और अगर आपको कोई वैलिड डेफिशिएंसी नहीं दिखाई दी या कोई प्रॉपर आपको कमी नहीं मिली है या आपको कोई प्रॉपर रीजन नहीं मिला है मना करने का, तो आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि मेरा मन नहीं हो रहा, कि अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। आपको चेकिंग करने के बाद में, ठीक है, अगर हमने मान लिया कि यार ये बहुत सारे नॉन कंप्लायंस है या ये बहुत ही लॉस में डूबी हुई कंपनी है, तब तो आप मना कर दोगे तो वैलिड रीजन है, ठीक है। लेकिन कोई भी रीजन नहीं, एकदम बढ़िया कंपनी है, ना कोई नॉन कंप्लायंस है, रिपोर्ट एकदम अच्छी आई है, फिर आप एंड में क्या बोल रहे हो, मेरा मन नहीं हो रहा, छोड़, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मुझे किसी और के साथ में अब जेवी एंटर करना है, आपके साथ नहीं करना। तो आप ऐसी सब चीजें नहीं बोल सकते, आप बिना किसी रीजन के मुकर नहीं सकते कि अब मुझे वो ट्रांजैक्शन नहीं करना। तो इससे क्या होगा, एक श्योरिटी रहेगी कि जब तक कुछ गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है, वो ट्रांजैक्शन एंटर होगा ही होगा। तो इससे टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और जो इन्फॉर्मेशन थी कॉन्फिडेंशियल वो भी लीक नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम दोनों साइन करा लेंगे, लेटर ऑफ इंटेंट और नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। इसके अलावा जो भी कंपनी के आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने हैं, आप उस कंपनी को पहले ही बता दो कि हमें ये सब डॉक्यूमेंट चेक करने हैं या ये सब प्रॉब्लम्स हमें लग रही हैं जहां पर हमें चेकिंग करने की जरूरत है। और कंपनी आपके लिए क्या क्रिएट कर देगी, डेटा रूम क्रिएट कर देगी। अब डेटा रूम क्या होगा, जिसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए कंपनी वो आपके लिए अरेंज कर देगी। डेटा रूम फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकल फॉर्मेट में हार्ड कॉपीज है, डेटा रूम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो जैसा भी है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए चाहिए थे, कंपनी उनको अलग से एक जगह पे मेंटेन करके आपको दे देगी, जिससे आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये सारा काम आप कहाँ पे कर लोगे, फर्स्ट वाली स्टेज में, दैट इज प्री डिलिजेंस। इसके बाद में जो अपनी सेकेंड वाली स्टेज है, अब जो भी आपका डेटा रूम आपको बन के मिल गया, जो भी आपको रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स वाउचर्स ये सब कुछ मिल गए हैं, अब आप क्या करोगे, उसको चेक करोगे। ये सब काम कर कौन रहा है, जो प्रोफेशनल है, जिसको हायर करा है फर्स्ट पार्टी ने, राइट। तो वो अब फाइनली क्या करेगा, डिलिजेंस करके देगा, और डिलिजेंस करने के बाद में अपना ओपिनियन देगा, किस फॉर्मेट में, डिलिजेंस रिपोर्ट, डीडी रिपोर्ट कहते हैं। जैसे वहां पे होती है ऑडिट रिपोर्ट, यहाँ पर क्या होती है हमारी डीडी रिपोर्ट, उसमें आपको वो अपना ओपिनियन देगा। अब देखो, जैसे वहां पर हमने 4 ओपिनियंस पढ़े थे, सेटिस्फाइड या नॉट सेटिस्फाइड, यहाँ पर भी जो आपके रिपोर्ट के आउटकम्स है ना, वो 4 आउटकम्स आ सकते हैं। अब तुम खुद सोचो कि देखो क्या क्या हो सकता है। या तो उसकी क्लीन रिपोर्ट आएगी, क्लीन रिपोर्ट यानी एकदम बढ़िया कंपनी है, कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं है, गो फॉर इट, कुछ इशू ही नहीं है, ठीक है। तो एक तो आ जाएगी हमारी क्लीन रिपोर्ट। तो जो ये वाली रिपोर्ट होती है जहां पर कोई इशू नहीं है, अब कोई इशू नहीं है मतलब जो भी आपकी डील थी, डील यानी कि जिस ट्रांजैक्शन की वजह से आप डीडी करवा रहे थे वो ट्रांजैक्शन होगा, तो अब वो आपकी डील फाइनल हो गई, तो इसे हम क्या बोल देंगे, डील मेकर। कोई इशू नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, क्लीन रिपोर्ट है, डील मेकर यानी अब जो भी आप कर रहे थे, जॉइंट वेंचर, टेक ओवर, इन्वेस्टमेंट, वो आप कर सकते हो। तो डील बन गई ना, डील बन गई, इसीलिए डील मेकर। अच्छा, अब इसका ऑपोजिट कर दो, ऐसा भी तो हो सकता है कि एकदम नॉन कंप्लायंट कंपनी है, फ्रॉड कर रही है, लॉसेस में जा रही है, बिल्कुल अच्छी कंपनी नहीं है, तो वो मना कर देगा कि आप वो काम मत करो, जो भी ट्रांजैक्शन था, तो वो डील नहीं बनी, तो क्या हो जाएगा, डील ब्रेकर, ठीक है। तो 2 कौन कौन से हो गए, एक तो डील मेकर और एक हो गया हमारा डील ब्रेकर, ठीक है। अब इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई कंपनी जो है वो 100% सही नहीं हो, कुछ कुछ उसमें गलतियां, ठीक है। तो कुछ कुछ गलतियां हैं, कुछ कुछ आपने नॉन कंप्लायंस कर रखी हैं और उसकी वजह से आपके ऊपर पेनल्टीज या फाइन्स वगैरह एप्लीकेबल होंगे। तो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल इश्यूज है उस कंपनी में, कि आपको फाइनेंशियल फाइन देना पड़ेगा या फाइनेंशियल डेफिशिएंसीज हैं उस कंपनी में, अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए आपको फाइन वगैरह देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसी भी कंपनी हो सकती है, ओके, जिसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं और फाइनेंशियल आपको पेमेंट करके आप उसको ठीक कर सकते हो। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट। और इसके अलावा कोई कंपनी ऐसी भी हो सकती है जहां पर अभी
प्रेजेंट में कोई पेनल्टीज या फाइन्स नहीं आ रही है, लेकिन प्रेजेंट में वो ढीली है। ऐसे तो ना कुछ कुछ लोग कि ठीक है अभी अगर ये नहीं सुधरे तो बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी, अभी तो काम चल रहा है, लेकिन अगर ये ऐसे ही रहे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करा, तो फिर जब बाद में प्रॉब्लम आ सकती है इनके ऊपर। तो मान लो कुछ कुछ ऐसी कंपनीज भी हो सकती हैं जिनके अभी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स काफी वीक है ना, या अभी कंप्लायंस में बहुत डिले पे डिले करते हैं, कर देते हैं बट डिले कर करके करते हैं, ठीक है, एकदम लास्ट डेट पे ड्यू डेट आने वाली है तब करेंगे। तो इस तरीके से यानी हम कह सकते हैं कि केयरफुल नहीं है ये कंपनी, ढीली कंपनी है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अब अगर आपने ये ठीक नहीं किया तो फ्यूचर में आपके ऊपर पेनल्टीज और फाइन्स वगैरह आ सकती है ना। अच्छा, इन दोनों के लिए आप सीजी का याद करो, एक होती है फाइनेंशियल रिस्क और एक होती है नॉन फाइनेंशियल रिस्क। तो फर्स्ट जो हमने ये वाला एग्जांपल लिया था, इसमें कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल रिस्क आ रही है कि आपने कुछ गलती की है और उसके लिए आपको फाइन्स या पेनल्टीज पे करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। और सेकेंड वाले में क्या है कि इंस्टेंट फाइन्स या पेनल्टीज नहीं आ रही, इंस्टेंट फाइनेंस पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली आ सकता है। तो वो तो अब यहाँ पे इसे हम क्या बोलेंगे, डील डाइल्यूटर, जो थर्ड वाला है फाइनेंशियल वाला, और जो फोर्थ वाला है दैट इज डील कॉशनर। फोर्थ वाले में अभी इश्यूज नहीं थे ना, फ्यूचर में आएंगे, लेकिन आपको अभी कॉशन यानी सावधानी रखने की जरूरत है। और थर्ड वाले में अभी आपके ऊपर क्या आ रहे हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो दैट इज डील डाइल्यूटर। यानी 100% तो करेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन ठीक है काम चल सकता है। और इसमें फिर आप नेगोशिएशंस भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। नेगोशिएशंस कैसे, वही जो हमने डिफेक्ट वाला एग्जांपल लिया था कि आपके पास अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आता है तो आप कम पेमेंट करोगे, तो एग्जैक्टली वैसे यहाँ पर भी वो कम पेमेंट करके और काम चला सकते हैं। तो ये अपने 4 यहाँ पे रिपोर्ट के आउटकम्स आ गए, डील ब्रेकर, डील मेकर, डील डाइल्यूटर्स एंड डील कॉशनर्स। और ये थी हमारी स्टेज नंबर 2। अब चलते हैं स्टेज नंबर 3 पे, दैट इज पोस्ट डिलिजेंस। अब डिलिजेंस हो गया, अब आप क्या करोगे, जो भी ट्रांजैक्शन था उसमें एंटर करोगे, ठीक है। अब जैसे वो थर्ड वाला पॉइंट था डाइल्यूटर वाला, वहां पे आपको पता है ना कि आपके ऊपर क्या होने वाला है, पेनल्टीज और फाइन्स एप्लीकेबल होने वाली हैं, तो आप वो पेमेंट करोगे। आप कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, ठीक है, अग्रीमेंट्स वगैरह बना सकते हो शेयर होल्डर्स के लिए। तो जो भी आपका डिलिजेंस के बाद वाला सारा काम है ठीक करने का और नेगोशिएशंस करने का, वो सब आप पोस्ट डिलिजेंस में कर लोगे। तो ये अपने 3 स्टेप्स हो गए, प्री, देन डिलिजेंस एंड देन पोस्ट डिलिजेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा टेक्निक्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस। देखो टेक्निक से बेसिकली बता रखा है कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। टेक्निक्स क्या होते हैं भाई, मेथड्स जिससे आप एविडेंस गैदर कर सकते हो। अब यहाँ पर भी वही होंगे, मेथड्स होंगे जिससे आप कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। अब देखो जो भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले तो आपका जो भी क्लाइंट है आपको पता होना चाहिए, यानी आप जिसकी भी डीडी करवा रहे हो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल A to Z, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों की नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं देंगे या आप जान ही नहीं पाओगे तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। इसके बाद में जो भी रिस्क वगैरह राइज हो रही हैं या हो सकती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना जरूरी है, और रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि देखो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। पता ही नहीं है कौन सी रिस्क है तो आप उसको मैनेज कैसे कर पाओगे फ्यूचर में, ठीक है। तो देन प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई द रिस्क। इसके बाद आप ये देखो कि कंपनी खुद से भी कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, यानी जो एग्जिस्टिंग उसके ICS हैं वो प्रॉपर है भी या नहीं है, या उन्होंने सब कुछ ऐसे ही छोड़ रखा है। कंपनी खुद को भी तो कुछ करना चाहिए ना, तो आप वो देख लो कि उन्होंने क्या कर रखा है रिस्क को मैनेज करने के लिए। देन मिस्ट्री शॉपर टेस्टिंग। देखो मिस्ट्री शॉपर क्या होता है, जैसे अगर हमें पता है कि यार ये वाला पर्सन है, ये हमारी चेकिंग करने आया है, इन्वेस्टमेंट करेगा या बैंक है लोन देंगे, तो हम थोड़े से कॉशियस हो जाते हैं और उसके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम एकदम परफेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बताओ ही नहीं कि आपका इंटेंशन क्या है ना, जैसे इंस्पेक्शन वाले लोग आते हैं, या अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे टीवी वगैरह में पुलिसमैन या अपने नॉर्मल भी जो होते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन, वो अगर यूनिफॉर्म में नहीं है तो हमें पता नहीं है और फिर वो पकड़ लेते हैं अचानक से, क्योंकि अगर हमने देख लिया दूर से तो हम वही हेलमेट लगा लेंगे, या 3 लोग हैं तो हम उतर जाएंगे साइड में, तो वो वाली चीज है। तो आपको अगर पता रहेगा ना तो फिर आप क्या करोगे, खुद को ठीक करने का ट्राई करोगे। तो अगर मिस्ट्री शॉपर मतलब वो बताए ही नहीं कि वो कौन है या किस पर्पज से है, वो नॉर्मल कस्टमर बन के जाए और फिर वो चेक करे
कि अच्छा ऐसे ऐसे सब कुछ हो रहा है, ऑब्जर्व करे, तो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके बाद में एग्जिस्टिंग आपके क्या कंट्रोल्स है कंपनी में, विसिल ब्लोइंग वगैरह हो रही है नहीं हो रही है, इंटरनल चेक्स हैं या नहीं है, कंप्लायंसेस के लिए आप क्या करते हो, इसके अलावा जो आपके कस्टमर्स की ग्रीवियंसेस आती है उसको आप कैसे, मतलब कंपनी बेसिकली कैसे काम कर रही है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कंपनी के बारे में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टेक्निक्स। तो बेसिकली टेक्निक्स में ये क्या क्या चीजें आपको जाननी है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। चलो अब हम चलते हैं इस चैप्टर का जो सेकेंड पोर्शन है। अभी तक हमने क्या देख लिया, जो मीनिंग वगैरह था, इंपॉर्टेंस था, स्टेजेस था, मतलब पूरा इंट्रो ऑफ डीडी। अब हम देखने वाले हैं अलग अलग टाइप्स की जो अपनी ड्यू डिलिजेंस होती है। अब देखो तुम्हें एक बेसिक टाइप्स के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक चीज याद रखनी है कि सबसे पहले आपको बिगिनिंग किससे करनी है, डीडी का मीनिंग लिख दो और 2 से 3 लाइन में डीडी का इंपॉर्टेंस लिख दो। डीडी में हम लोग क्या करते हैं भाई, एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट। ठीक है, अब टाइप में क्या आएगा कि आप किसी पर्टिकुलर एक एरिया या पर्टिकुलर एक सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के बारे में, तो फाइनेंशियल इसका मतलब हम जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो सिर्फ कौन से एस्पेक्ट की ले रहे हैं, यानी एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। अब फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को आप इलैबोरेट कर दो, इसमें असेट्स आ जाएंगे, इसमें लाइबिलिटीज भी आ जाएंगी, कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाएगा, असेट्स के भी टाइप्स इलैबोरेट कर दो, करंट असेट्स हो गए, फाइनेंशियल हो गए, फिजिकल अलग हो गए, इंटैंजिबल अलग हो गए, तो ये सब। देन लाइबिलिटीज को भी आप कर दो, जो करंट होती हैं आपकी, देन नॉन करंट होती हैं, कैपिटल को इलैबोरेट कर दो। इसके अलावा जो आपका फंड्स हैं, आपके अकाउंट्स हैं, आपका टैक्स का भी पूरा इसमें आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको टाइप दे रखा है आपको क्या करना है, उन दोनों को एक्सप्लेन करके, जैसे फाइनेंशियल डीडी है तो पहले आप डीडी को एक्सप्लेन कर दो, फिर आप फाइनेंशियल वाले एस्पेक्ट को एक्सप्लेन कर दो। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट इज फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। जिसके अलावा जैसे मान लो ऑपरेशनल आएगा तो ऑपरेशनल वाले सारे एस्पेक्ट्स का, डे टू डे मैनेजमेंट कैसा हो रहा है आपका, तो वो डे टू डे वाला सारा चेकिंग अगर आप कर रहे हो तो फिर वो ऑपरेशनल। ठीक है, मर्जर अमालगमेशन का आएगा। तो इस तरीके से जो अलग अलग टॉपिक्स आएंगे आपको उसमें कंटेंट क्या लिखना है, जो टॉपिक का नेम है ना, वो टॉपिक के नेम को आपको इलैबोरेट करके आ जाना है। और उसमें से 90% 95% टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको आते हैं पहले से। तो जो ये सेगमेंट है ना, ये आपको बस रीडिंग करनी है, आपको इसमें लर्न करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसमें हमें लिखना वही है जो हमें पहले से पता है, तो रट तो आप वैसे भी नहीं सकते हो। चलो अब देख लेते हैं सबसे पहले जो हमें टाइप गिवन है, दैट इज ऑपरेशनल। अब देखो ऑपरेशनल में क्या होगा, जो हमारा डे टू डे ऑपरेशंस होंगे, एफिशिएंसी कैसी है, इफेक्टिवनेस कैसी है, कंट्रोल्स कैसे एप्लीकेबल हो रहे हैं, इंटरनल चेक्स कैसे हैं, देन ऑफिस की क्या क्या सिस्टम्स हैं, फॉर्मेलिटीज हैं, इंफ्रा है, ये सब कुछ कैसा है। तो इन सब का अगर आप असेसमेंट एनालिसिस कर रहे हो, टेक्नोलॉजी कैसी है, तो वो सब कुछ किस में आ जाएगा, ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस में आ जाएगा। तो इससे आपको जो भी स्ट्रेंथ्स हैं और जो भी वीकनेसेस हैं, आपको दोनों के बारे में नॉलेज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रैटेजिक। तो आपने आपके बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजीज क्या बना रखी हैं, क्या प्लान्स बना रखे हैं कि आपका फ्यूचर में प्रॉफिट हो, आपकी कंडीशन स्ट्रांग हो, आपकी स्ट्रेंथ्स जो है वो बढ़े, आपकी वीकनेस कम हो। तो आपकी जो भी स्ट्रैटेजीज है, स्ट्रैटेजी बनाने का क्या प्रोसेस है, देन जो प्रोसेस है वो ठीक भी है या नहीं है, स्ट्रैटेजी बना ली, इंप्लीमेंट की या नहीं की, तो वो सारी चीजें आप चेक कर रहे हो, स्ट्रैटेजिक डीडी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फाइनेंशियल डीडी। फाइनेंशियल वाला इंपॉर्टेंट है। अब फाइनेंशियल वाले में बेसिकली हम क्या क्या चीजें चेक करेंगे, जो सारी चीजें कंपनी के फाइनेंशियल से कनेक्ट हो सकती हैं, जितनी भी सारी चीजें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गई, अपना कैश फ्लो हो गया, अपने असेट्स हो गए, अपने लायबिलिटीज हो गए, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, देन रिपोर्टिंग करते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन की, इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं फाइनेंशियल वाले। तो जितनी भी सब चीजें फाइनेंशियल एस्पेक्ट से कनेक्टेड है ना, सबकी आपको चेकिंग करनी है। ठीक है, अब देखो उसके लिए हमें यहाँ पे लिस्ट भी गिवन है, स्कोप ऑफ वर्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऑडिटर की जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं वो भी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, देन कुछ कुछ अर्निंग्स के पॉइंट्स आपको गिवन है, कुछ कुछ रेकरिंग होते हैं कि रेपिटेटिव है, कुछ कुछ नॉन रेकरिंग है कि कभी साल में एक बार हो गया, जैसे कैपिटल, कोई असेट आपने बेचा और उससे पैसा आया, तो दैट इज नॉन रेकरिंग। अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो गए, रेवेन्यू के रिगार्डिंग आपका पूरा हो गया,
देन इसके अलावा जो आपके कॉस्ट वगैरह एप्लीकेबल होती हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो सब कुछ आ जाएंगे। तो जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक आप ध्यान देना कि फाइनेंशियल वाले में जो टैक्स के एस्पेक्ट्स है ना, वो भी आ जाएंगे। यानी फाइनेंशियल डीडी इंक्लूड्स टैक्स ड्यू डिलिजेंस फर्दर एक्सटेंडेड टू टैक्स डीडी। तो टैक्स डीडी का भी सारा पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। इसमें हम बेसिकली क्या क्या चेक करेंगे कि जो भी टैक्सेशन के लॉज आप पे एप्लीकेबल हो रहे हैं, आपने माने नहीं माने हैं, आपने टैक्स प्लानिंग की क्या, टैक्स अवॉइडेंस तो नहीं किया, टैक्स इवेजन तो नहीं किया, ट्रांसफर प्राइसिंग आप लोग करते हो, वो सब। तो जो टैक्सेशन के सारे मैटर्स हैं वो भी आपके यहाँ पे आ जाएंगे फाइनेंशियल वाले। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, दैट इज टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस। अब देखो, टेक्निकल को यहाँ पर इसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक है हमारा आईपीआर और एक है हमारा टेक्नोलॉजी, जो एक्चुअल टेक्नोलॉजी होती है। तो आईपीआर में हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले तो आप डिटेल लिख दो कि आईपीआर होते क्या है। देन आप क्या लिख दोगे, कंपनी के पास में कौन कौन से आईपीआर हैं, कौन से उसके खुद के हैं, कौन से उसने किसी और से असाइनमेंट करके ले रखे हैं, या उसके खुद के किसी और को उसने असाइन कर रखे हैं क्या, ठीक है, और रॉयल्टी वगैरह ले रही है क्या। तो आईपीआर्स के कंसर्न में जो भी चीजें हैं आप वो सब लिख दो। और सेकेंड वाले में टेक्नोलॉजी के मैटर्स में, टेक्नोलॉजी आपके पास कैसी है, अपडेटेड है, आउटडेटेड है, देन आपने उसमें जो सिस्टम्स मेंटेन कर रखे हैं, कंट्रोल्स लगा रखे हैं, वो प्रॉपर है नहीं है, कहीं साइबर क्राइम्स तो नहीं हो रहे, कहीं सिस्टम्स करप्ट तो नहीं हो रहे। तो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो भी है वो आप किस में लिख दोगे, टेक्नोलॉजी ड्यू डिलिजेंस में। इसके बाद में आ जाओ, नेक्स्ट है एनवायरमेंटल। अब एनवायरमेंटल में आप क्या चेक करोगे, जो भी आपके ऊपर एनवायरमेंट के लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं, ठीक है, जो भी एनवायरमेंट के लॉज एप्लीकेबल। कल हमने ये बात भी की थी जब हमने चैप्टर पढ़ा था सेक्रेटरियल ऑडिट वाला, वहां पे एनवायरमेंट लॉज की पूरी लिस्ट आई थी, है ना, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, बायोडाइवर्सिटी। तो जो भी टाइप का एक्ट है कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है एनवायरमेंट वाला, तो आप चेक करो कि उस एक्ट के कंप्लायंसेस कंपनी ने किए हैं या कंप्लायंसेस नहीं किए, ठीक है, क्या पोजीशन है। अच्छा, इसके अलावा कंपनी को बहुत सारे लाइसेंसेस और परमिट्स भी लेने पड़ सकते हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लेने पड़ सकते हैं, तो वो लिए हैं क्या, और अगर लिए हैं तो कंडीशन मानी है या फिर नॉन कंप्लायंस कर रही है, कहीं कोई लाइसेंस कैंसिल तो नहीं हो गया, कहीं कोई पेंडिंग तो नहीं है। तो ये सब चीजें आप चेक करोगे एनवायरमेंट वाले में। इसके बाद में आते हैं, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स में आप पूरा चेक करोगे एम्प्लॉयज का कि कितने एम्प्लॉयज हैं, उनकी क्या पोजीशन है, क्या उनको सैलरी मिल रही है, रिटायरमेंट कैसे होता है, रिमूवल किस तरीके से होता है, बोनस मिल रहे हैं क्या, देन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से हैं। देखो कॉन्ट्रैक्ट्स पे कौन कौन से आ सकते हैं, एक तो एनडीए आ सकता है, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है कि वो काम करेंगे तो उनको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी ही कॉन्फिडेंशियल। इसके अलावा नॉन कॉम्पिटिशन या नॉन सॉलिसिटेशन में क्या आएगा कि आप अपने किसी कॉम्पिटिटर में इतने साल तक काम नहीं कर सकते हो यहाँ से छोड़ने के बाद। तो हर एक कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज है, कोई बोलता है 1 साल तक काम मत करना यहाँ से जाने के बाद में, किसी किसी का 2 साल, किसी किसी का 3 साल होता है। तो वो सारी चीजें, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हुए हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखने हैं। इसके अलावा छुट्टी वुट्टी मिलती है, सिक लीव्स या एनुअल लीव्स मिलती हैं, उनका हैरेसमेंट वगैरह अगर हो गया, या उनका एनवायरनमेंट कैसा है, सेफ एनवायरनमेंट है, या फिर लेबर डिस्प्यूट्स अगर हो रहे हैं तो आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन अलाउ करते हैं नहीं करते, लेबर लॉज माने हैं या नहीं माने हैं। तो बेसिकली ये जितनी भी सारी चीजें हैं वो आपको चेक करनी है एचआर वाले में। देन आते हैं हम लोग लेबर लॉ। अब देखो लेबर लॉ में सिंपल, जितने भी आपने लेबर लॉज पढ़ी है पिछले साल, उन सब लेबर लॉज की आपकी बुक में समरी दे रखी है, चेकलिस्ट वाले पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अब आपको रीडिंग लगानी है उन सारे पॉइंट्स की। यानी बेसिकली जैसे अपने फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेस हो गया, मेटर्निटी वाला हो गया, तो हर एक लॉ के बारे में जो भी आपको कंप्लायंसेस करनी होती हैं वो आपको चेक करनी है। तो ऑब्वियसली बात है, आप सारा तो याद नहीं कर सकते हो, तो हर एक एक्ट के 4 से 5 पॉइंट्स आप रीडिंग कर लेना और वो आप लिख कर आ सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब यहाँ पर क्या रहेगा कि जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है जो हम स्टोर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्पेशली, वो सारी इंफॉर्मेशन सिक्योर भी है या नहीं है, आप उसको प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हो, कहीं अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं है, कहीं हैकिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपने क्या कंट्रोल्स लगा रखे हैं,
और आपके सिक्योरिटी मेजर्स किस तरीके के हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। और उसके लिए कंपनी में एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो ये पूरा काम देखता है, ठीक है। मान लो डेटा अगर लॉस्ट हो जाती है तो आप उसको रिकवर किस तरीके से करोगे, वो लॉस्ट ही हो जाएगी। तो रिकवरी, रिट्रीवल, सेफ्टी, शेयरिंग अगर आप कर रहे हो तो आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि कोई बीच में कोई उसको हैक कर ले। तो वो सारी चीजें, उनके लिए आपने क्या सॉफ्टवेयर, क्या सेफ्टी मेजर्स ले रखे हैं, वो आपको देखना है। देन हम आते हैं लीगल। अब लीगल में तो क्या आ जाएगा, कंपनी के ऊपर जो भी कंप्लायंस एस्पेक्ट एप्लीकेबल हो रहे हैं, जैसे मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह एंटर होते हैं, मिनट्स वगैरह। तो ये जितने भी अग्रीमेंट्स वगैरह हैं उन सबको आपको चेक करना रहेगा। इसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट, अब कॉम्पिटिशन लॉ। कॉम्पिटिशन में तो तुम वो 3 याद कर लो जो सेक्शन 3, 4 एंड 5 है, एंटी कॉम्पिटिटिव, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस एंड देन कॉम्बिनेशंस। इनके रिगार्डिंग जो भी आप पे कंप्लायंस एप्लीकेबल हो रही हैं वो आपको चेक करनी है, ठीक है। तो जो कंटेंट मैटर है वो आपको वही लिखना है जो हम पहले पढ़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव में या आपके अदरवाइज सब्जेक्ट्स में। यहाँ सबके आपको समरी के फॉर्मेट में 1-2 पैराग्राफ्स दे रखे हैं, तो रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसके बारे में कि लिखना कैसे है, चेकलिस्ट फॉर्मेट में, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट है अपना एथिकल। अब देखो ये हम बात करते हैं सीजी में कि एक तो क्या होता है जो आपके ऊपर लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो आपको लॉज तो कंपलसरी मानने ही मानने होते हैं, लेकिन एथिक्स भी होते हैं। एथिक्स कंपलसरी नहीं है कहीं कहीं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी बनती है कि वो एथिकल वैल्यूज भी माने, रेपुटेशन उससे अच्छी होगी, गवर्नेंस उससे अच्छा होगा। तो हमें ये देखना है कि वो एथिक्स को मान रही है या एथिक्स को नहीं मान रही है, ठीक है। तो क्या कर रखा है, क्या पॉलिसीज बना रखी है। देन मैनेजमेंट खुद भी मानता है, ओनली एम्प्लॉयज को ही बोलता है, तो आपको वो सब चीजें चेक करनी है। ओके, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, मर्जर एंड अमालगमेशन के रिगार्डिंग है। तो कंटेंट सेम ही है, बस आपको इस टॉपिक में क्या दे रखा है, स्टेजेस दे रखी है दोनों के लिए, और थोड़ा सा आपको डिफरेंस फॉर्म में दे रखा है कि बायर है तो उसको क्या करना होगा और जो सेलर है उसको क्या करना होगा प्रोसेस में, ठीक है सेम ही चीज, बस थोड़ा सा एलैबोरेट कर रहा है। देखो सबसे पहले जो हमारी स्टेज होती है दैट इज प्रिपरेशन स्टेज। तो हम पहले पूरे बायर के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। बायर कौन है, जो पार्टी डीडी करवा रहा है ना, जैसे अगर हम मान ले जो मर्ज करने वाला है सामने वाली पार्टी में, तो जो डीडी करवा रहा है दैट इज बायर। तो अब देखो सबसे पहले प्रिपरेशन में वो क्या करेगा, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा, देन पोटेंशियल टारगेट्स देखेगा कि किस किस के साथ में वो मर्जर कर सकता है। तो मान लो उसने 3 कंपनीज की लिस्ट बना ली। इसके बाद में वो क्या करेगा, एडवाइजर या प्रोफेशनल को हेल्प करे लेगा, उसकी हेल्प लेगा कि वो इवैल्यूएट करके उसको बताए। देन शॉर्ट लिस्ट, मान लो उसने 3 की लिस्ट सिलेक्ट की थी तो उसमें से उसको लगता है कि थर्ड वाला तो अच्छा नहीं है, तो उसने 2 की ही लिस्ट रखी। और फिर क्रिएट ड्यू डिलिजेंस टीम, जो एक्चुअल प्रोफेशनल्स होंगे जो डीडी करने में उसकी हेल्प करेंगे। तो ये सब किस में आ जाएगा, प्रिपरेशन में। देन आता है वही प्री वाला डिलिजेंस स्टेज, जिसमें वो टारगेट्स के पास जाएगा, नेगोशिएशंस होगा, देन एलओआई साइन होगा, एनडीए वगैरह साइन होगा, और जो भी आपका डेटा रूम प्रिपेयर करने के लिए वो आपको बोलेगा, ठीक। तो वो हो जाएगा प्री डिलिजेंस में। देन एक्चुअल डिलिजेंस में जो भी आपका डेटा रूम है उसका इंस्पेक्शन होगा, चेकिंग होगा, रिस्क वगैरह कैलकुलेट किया जाएगा। देन आपका नेगोशिएशन। अब यहाँ पे देखो एक ये वाला स्टेज अलग से डाल दिया है, हमने जो नॉर्मली पढ़ा था वो उसमें डीडी का ही पार्ट था, पोस्ट डीडी का पार्ट था, तो यहाँ पे इसने उसको अलग से लिख दिया है कि अब आप सब कुछ चेक करने के बाद में फाइनल ऑफर दोगे, कि आपको यहाँ तो आपको रिजेक्ट करने तो मना ही कर दोगे, या फाइनल ऑफर दोगे कि मान लो जैसे कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओगे कि हाँ आप इतना चार्ज कर रहे थे लेकिन हम इतना ही देंगे बिकॉज आप में प्रॉब्लम्स हैं। और लास्ट में जो भी है एक्चुअल मर्जर हो जाएगा पूरी कंप्लायंस वगैरह के साथ में, और भाई पेनल्टीज या फाइन्स पे करनी है तो वो आप देख लोगे एंड में, ठीक है। और अगर हम यही चीज कहाँ देख रहे हैं, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सबसे पहले प्रिपरेशन में वो क्या करेगा, एक प्लान बनाएगा। अब जैसे यहाँ पे वो टारगेट्स की लिस्ट बना रहा था, यहाँ पर वो पोटेंशियल बायर्स की लिस्ट बनाएगा, अगेन एडवाइजर हायर करेगा और उसको शॉर्टलिस्ट। अब यहाँ पे वो टीम नहीं बनाएगा, बस एक ये डिफरेंस है। देन वही अप्रोच करेगा, डेटा रूम क्रिएट करेगा, इनिशियल टर्म्स एंड कंडीशंस और जो भी डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स वगैरह है वो साइन हो जाएंगे। देन डीडी के टाइम पे वो क्या करेगा, जो भी हेल्प चाहिए वो सारी हेल्प वगैरह प्रोवाइड करेगा, और डेडलाइंस के इतने टाइम में कंप्लीट कर लेना, वो सब चीजें। देन नेगोशिएशन में जो भी उसके पास फाइनल ऑफर्स आए हैं उसमें से सबसे बेस्ट जो उसको प्राइस दे रहा होगा,
सिलेक्ट कर लेगा उसको, और लास्ट में इसका पोस्ट वाले पॉइंट में क्या आ जाएगा, जो भी आपका डेटा रूम क्रिएट किया गया था उसको आप क्या करो, टर्मिनेट कर दो, और जो भी शेयर्स वगैरह आपको देने हैं सामने वाली पार्टी को देकर ओनरशिप एक्सचेंज। तो ये एक टेबल फॉर्मेट में गिवन है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डीडी फॉर टेक ओवर्स। अब यहाँ पे सिंपल आपका सीआर में जो चैप्टर है, कौन सा वाला, टेक ओवर्स वाला, उसमें हमने इतनी सारी रेगुलेशंस पढ़ी हैं, तो जितनी भी रेगुलेशंस आपने देखी हैं उन सबकी समरी करके आप यहाँ पे लिख दो कि वो रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो रही हैं, आपने फॉलो की है या फॉलो नहीं की है, उन सबकी चेकिंग अगर आप करते हो, यानी आपको टेक ओवर जैसे एडवर्टीजमेंट देने होते हैं, एक्सचेंज को बताना होता है, सेबी को बताना होता है, वो आपने काम किया या नहीं किया बेसिकली, तो वो सारी चीजें आपको बतानी होती हैं। इसके बाद में आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा डीडी फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज। अब देखो एक कंपनी है, सिक्योरिटीज का इशू लेकर आएगी तो वो आईपीओ के थ्रू लेकर आ सकती है, एफपीओ के थ्रू लेकर आ सकती है, या राइट ऑफर या बोनस ऑफर। अब इनकी भी अलग अलग कंप्लायंसेस गिवन है, लिस्टेड है तो उसके लिए अलग कंप्लायंसेस हैं, ठीक है, अनलिस्टेड है तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आना चाहती है जो भी है, तो उसके अलग कंप्लायंस है कंपनीज एक्ट में। तो जो भी आप इशू लेकर आना चाहते हो उसके जो भी कंप्लायंसेस है आप वो देखोगे कि वो आपने कंप्लाई की है या नहीं की है। तो अगर आपने इशू के रिगार्डिंग कंप्लायंसेस एप्लीकेबल को चेक किया तो वो किस में फॉलो हो जाएगा, डीडी ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। अब देखो जैसे लिस्टेड है तो उस पर आप एलओडीआर चेक करोगे और आप आईसीडीआर चेक करोगे। अगर कंपनीज एक्ट का है तो उसमें आप क्या चेक करोगे, भाई प्राइवेट प्लेसमेंट की या राइट या बोनस इशू की गाइडलाइंस हैं तो आप वो सबको चेक करोगे, ठीक है। अब आते हैं ड्यू डिलिजेंस रिपोर्टिंग फॉर बैंक्स। अब देखो बैंक्स के लिए जो अपना रेगुलेटर है वो कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई ने क्या बोला है, जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं एक्सक्लूडिंग आरआरबीज एंड एलएबी। आरआरबी कौन सी होती है, रीजनल रूरल वाली बैंक्स होती हैं, और एलएबी कौन सी होती है, लोकल एरिया बैंक्स होती हैं। तो जो छोटी मोटी बैंक्स है उनको छोड़ दो, उनके अलावा जो भी कमर्शियल बैंक्स है उनके लिए आरबीआई ने क्या बोला है कि आप क्या करो, प्रोफेशनल से रेगुलर बेसिस पे सर्टिफिकेशन लो। ऑडिट तो हो ही रही है लेकिन स्टिल हम क्या चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा डिलीजेंस, यहाँ पे इन डेप्थ आपकी प्रॉपर चेकिंग होगी, तो आप वैसे टाइप का क्या लो, एक सर्टिफिकेशन लो प्रोफेशनल से। और प्रोफेशनल प्रेफरेंस किसको देनी है हमें, वही अपने सीएस को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। तो उसके लिए आरबीआई ने क्या बोला है, आप इस तरीके से सर्टिफिकेशन करवाओ। अब देखो क्या है कि ये जो डिटेल्स रिपोर्टिंग वगैरह है इसका पीरियड क्या बोला गया है कि आपको जो रिपोर्ट बना के प्रिपेयर करके देनी है बैंक्स के लिए वो हाफ ईयरली बेसिस पे आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करके सबमिट करनी है। और ये जनरली हम किससे करवाएंगे, जो अपना सीएस है, लेकिन प्रैक्टिसिंग सीएस होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रैक्टिसिंग सीएस की डेफिनेशन यहाँ पे बता रखी है। इसके अलावा क्या बोला है कि अब जो सीएस है वो चेकिंग वगैरह करेगा तो बैंक उसको क्या प्रोवाइड करेगी, रिकॉर्ड्स, एक्सेस वगैरह प्रोवाइड करेगी रिकॉर्ड्स पे और एम्प्लॉइज वगैरह पे। तो बेसिक जो हम ऑडिट में पढ़ते हैं वही सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। इसके बाद में क्या आता है, रिपोर्टिंग विद क्वालिफिकेशन। अब ऑब्वियसली बात है कि उसका ओपिनियन आएगा, तो अब ओपिनियन में आइदर वो क्लीन रिपोर्ट देगा या वो कौन से देगा, मॉडिफाइड। मॉडिफाइड के 3 पार्ट्स होंगे, कौन कौन से, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। तो यहाँ पे उन तीनों को ही, ओपिनियंस को ही यहाँ पे एलैबोरेट कर रखा है। वही अगर अनेबल है तो बता देगा कि डिस्क्लेमर आ रहा है, तो वो सब चीजें। और इसके बाद में याद रखना कि अगर उसने गलत रिपोर्ट प्रिपेयर करके दी है तो सीएस एक्ट में याद है ना, हम पढ़ते हैं फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल में, मिसकंडक्ट में फॉल कर जाएगा और उसकी वजह से जिसका लॉस हुआ है, ठीक है, मान लो उसकी रिपोर्ट पढ़ के और कस्टमर्स ने बैंक से डील कर ली और उनका लॉस हो गया, तो फिर उस सिचुएशन में उनका जो भी लॉस है उसको भी कंपनसेट करेगा वो प्रोफेशनल, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में कम्युनिकेशन टू अर्लियर इनकम्बेंट, ये तो हम देखते ही हैं, चाहे आप ऑडिट कर रहे हो चाहे आप कुछ भी और कर रहे हो, आपको प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक। चलो, तो ये हमारा यहाँ तक कौन सा हो गया कि आपके जो बैंक्स वाले ड्यू डिलिजेंस है वो आपको सीएस से करवा के हाफ ईयरली रिपोर्ट सबमिट करनी है। बाकी सब टॉपिक सेम थे जो ऑडिट वाले थे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, पेमा। तो जो भी कंपनी कौन सी ट्रांजैक्शन में डील कर रही है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में डील कर रही है, वो कंपनी को हमें कौन सी डीडी करवाने की जरूरत पड़ सकती है, फेमा डीडी। अब देखो फेमा में भी अगेन आपने पूरा पढ़ रखा है पिछले साल, जो भी बेसिक आपके ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कैपिटल हो गया, करंट अकाउंट हो गया, एफडीआई हो गया, ओडीआई हो गया, देन 3 टाइप के ब्रांचेस होते हैं, ऑफिसेस, लाइजन ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस, ठीक है। फिर हम देखते हैं आप
बाहर वाले जो आपके हो सकते हैं होली ओन सब्सिडरीज हो सकती हैं या आपके जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं। देन आपके हम लोग पढ़ते हैं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, उनकी कंप्लायंसेस होती हैं, एनआरआई की कंप्लायंसेस होती हैं। तो वो सारी चीजें, या फिर आरबीआई ने कोई भी टाइप के डायरेक्शंस या रेगुलेशंस वगैरह इशू कर रहे हैं, वो कंपनी ने माने हैं या नहीं माने हैं। तो बेसिकली जो भी हेड्स है ना, वो सारे हेड्स की कंप्लायंसेस मानी है या नहीं मानी। ओके, अपना जो नेक्स्ट एक्ट है दैट इज एफसीआरए। एफसीआरए क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब देखो जो ये वाला हमारा एक्ट है वो किससे डील करता है? जो भी हम कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हैं। अब कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? डोनेशन है ना। जैसे हमारे एनजीओज होते हैं, एनजीओज हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एनपीओ होते हैं, सेक्शन 8 कंपनी, या हमारे ट्रस्ट होते हैं, या हमारी सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, जो नॉन प्रॉफिट वाली होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो वो डोनेशन रिसीव करती हैं। तो अगर वो फॉरेन सोर्सेज से डोनेशन रिसीव करना चाहती हैं तो उनके ऊपर एफसीआरए एप्लीकेबल होता है और उनको एफसीआरए के कंप्लायंसेस हैं वो कंप्लाई करनी पड़ती हैं। तो अब आप जो है वो अगर इन एनजीओज और एनपीओज के ऊपर एफसीआरए का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है, इसको चेक कर रहे हो, तो वो किस में आ जाएगा? हमारे एफसीआरए डीडी में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई ये कि एफसीआरए में या तो ये लोग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, या इनको लगता है कि हमारा रेगुलर कंट्रीब्यूशन लेने का काम नहीं है, तो ये जब भी कंट्रीब्यूशन लेंगे तो ये प्रायर अप्रूवल लेंगे। आपने पढ़ा होगा 2 रूट्स होते हैं, ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो वेल एंड गुड है, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो फिर आप जब भी कंट्रीब्यूशन रिसीव करोगे इंटरनेशनली तो आपको अप्रूवल रूट से वो रिसीव करना पड़ेगा। तो आपको ये सब कुछ चेक करना है कि आपने जो भी कंप्लायंसेस हैं वो माने हैं या नहीं माने, ठीक है। यहाँ इसने बता दिया है कि हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, सोसाइटी, ट्रस्ट एंड जो सेक्शन 8 हमारी कंपनी होती है उसके लिए। इसके बाद में ये जो एक्ट है, ये एक्ट बेसिकली किसको रेगुलेट करता है? यानी आप फॉरेन से जो भी कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हो, डोनेशन, डिलीवरी, कोई असेट वगैरह का ट्रांसफर है, और उसमें आपको यहाँ पे वैल्यू भी दे रखी है कि उसकी वैल्यू जो है वो कितने से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 25,000 रुपीज, ठीक है। तो यूएस डॉलर्स कितने हैं? 387, और वो रुपीज में है 25,000। तो आपको वही जो हम डेफिनेशन वगैरह वहां पढ़ते हैं ना एक्ट की, वो यहाँ पर इलाबोरेट करके दे रखा है, तो वो आप देख लेना। इसके बाद में जो हमने बात की, रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो अच्छा है, नहीं करवाया तो आप जब भी फंड रिसीव करोगे आपको प्रायर अप्रूवल वहां से लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में वही है फॉरेन फंडिंग। फॉरेन में आप जो भी कंट्रीब्यूशन वगैरह आप रिसीव करते हो तो आपको उसके लिए सेपरेट क्या बनाने पड़ेंगे? अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, रिकॉर्ड्स अलग से मेंटेन करने पड़ेंगे। और आपने वो जिस पर्पस के लिए रिसीव किया, यानी ऐसे नहीं है कि आपने डोनेशन जो लिया था वो आपके जो भी पर्पस के लिए था, लाइक वही एनजीओ एंड सोशल वेलफेयर के लिए, आप उसको वहां नहीं यूज करके किसी और में यूज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जिस पर्पस के लिए आपको वो दिए गए हैं आपको उसको उसी पर्पस में यूज करना है, ठीक है। और आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो कि अपने अकॉर्डिंग मैंने इसको दे दिया ये यूज कर लेगा, वो सब चीजें यहाँ पे अलाउड नहीं है। चलो, और इसके बाद में क्या बोला है कि जो भी रिपोर्टिंग वगैरह करनी होती है, तो जो एनजीओज होते हैं उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन लिए हैं उनको अपनी एनुअल रिटर्न्स क्या करनी होती है? सबमिट करनी होती हैं गवर्नमेंट को ईयर एंड होने के 9 मंथ्स के अंदर। तो वो आप चेक करो कि जो उनको रिटर्न सबमिट करनी है वो रिटर्न सबमिट की है या रिटर्न सबमिट नहीं की है। और रिटर्न में क्या क्या डिटेल देते हैं कि उनको किस तरीके से रिसीव हुआ, किसने दिया, किस जो उनका यूसेज है वो यूसेज उन्होंने कहाँ पर किया है उसका, कहीं उसको किसी और पर्पस में तो यूज नहीं कर दिया, मिसयूज तो नहीं कर दिया, तो वो सब कुछ डिटेल्स होती हैं। तो वो एक सीएस को वहां पे चेक करना है। चलो अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज एनडीए। तो हमने ऊपर बात कर ली थी कि ये अग्रीमेंट किस स्टेज में एंटर किया जाता है, जो अपनी एकदम बिगिनिंग वाली होती है, प्री डिलिजेंस। और ये क्यों होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल ही रहनी चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए हम क्या एंटर करते हैं? एनडीए में एंटर करते हैं। तो जो भी जैसे प्रोफेशनल हो गया या स्टाफ हो गया उसका, या जो एक्चुअल फर्स्ट पार्टी के लोग हो गए, तो जिनको भी इंफॉर्मेशन पता है ना वो सबके सब उस एनडीए में एंटर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है कि आप जो है वो 3 मेन चीजों की वजह से ये अग्रीमेंट में एंटर कर सकते हो। तो फर्स्ट तो क्या है?
जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, सेंसिटिव है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इस अग्रीमेंट में एंटर करोगे। इसके अलावा देखो कहीं पे क्या होता है, जैसे अपने पेटेंट हम लोग ले लेते हैं, तो हम लोग पेटेंट लेते हैं किसी नए इन्वेंशन पे ताकि कोई और उसको यूज नहीं कर पाए, तो हम पेटेंट राइट्स मेंटेन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो हमारे इन्वेंशन की है वो हमारे पास ही रहे, किसी और के पास लीक नहीं हो, जो प्रोडक्ट नया नया मार्केट में आने वाला है, तो आप उसके राइट्स को प्रोटेक्ट, अब मान लो वो लीक हो गई, फिर आपको पेटेंट ही नहीं मिलेगा उसके ऊपर। और इसके बाद में क्या बोला है कि उसमें हम लिख भी देंगे कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो प्राइवेट है। अब देखो अगर आपने डीडी के टाइम पे 10 इंफॉर्मेशन ली है तो जरूरी नहीं कि 10 की 10 ही प्राइवेट हो, ठीक है। मान लो ऐसा हो सकता है कि 6-7 इंफॉर्मेशन जो वो ऑलरेडी पब्लिक को पता है, 2-4 इंफॉर्मेशन ऐसी रह गई जो पब्लिक को नहीं पता है, तो आप उसे मेंशन कर दो कि 4 पॉइंट्स हैं, इनको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा, बाकी के जो 6 हैं वो तो पब्लिक को वैसे भी पता है, ठीक है। देन कंटेंट आपको दे रखा है, तो एक तो आपको क्या होगा, जो भी डेफिनेशंस हैं आपको बता देंगे कि ये 5 पॉइंट कॉन्फिडेंशियल है और ये 5 पॉइंट कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ये पब्लिक को पता है, तो इससे क्लैरिटी रहेगी। जैसे मान लो कोई ऐसा पॉइंट है जो पब्लिक को पहले से पता था और अगर आपको लगता है कि वो कॉन्फिडेंशियल है, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है ना कि अगर वो लीक हो गया तो फिर आप पे ब्लेम आ जाएगा, तो वो ब्लेम वगैरह नहीं हो, तो मैं पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्फिडेंशियल है और कौन सा कॉन्फिडेंशियल नहीं है। और इसके बाद में जो भी पार्टीज हैं, इन्वॉल्व पार्टीज, चाहे आप खुद हो, आपका स्टाफ है, उन सबकी क्या ऑब्लिगेशन है और आपको कितने टाइम तक वो इन्फॉर्मेशन रखनी है कॉन्फिडेंशियल, तो ये सारी चीजें भी आपको वहां पर मेंशन करनी है। तो ये हो गया हमारा एनडीए। एनडीए का फॉर्मेट आपको एक गिवन है, आप वो बुक से रीड कर लेना, ठीक है। तो विद दिस जो अपना चैप्टर नंबर 19 है वो भी होता है कंप्लीट।